अरे बच्चों, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा पीछे की बातों को याद दिलाना चाहता हूँ। अगर पीछे की बात करें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग हमने थोड़ा सा देखना है कि क्या होता है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो क्या पढ़ा था हमने कि मान लो कोई लोकस स्टेंडाई, मतलब लोकस स्टेंडाई का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। अगर ओरिजिन से आप कहीं भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, सबका डिस्टेंस क्या होता है, वो फिक्स ही होता है। तो सर्किल के किसी भी पॉइंट पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल होता है। इसको हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं लोकस स्टेंडाई। क्या बोलते हैं इसको मैथमेटिकली? लोकस स्टेंडाई। तो किसी भी ग्राफ में कोई भी स्फीयर हो, हर एक पॉइंट पे जिसका पॉइंट स्फेरिकल सरफेस था, जो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम लोग V मानते थे, अगर ये ओरिजिन है, ये चार्ज Q कंटेन करता था, तो हम लोगों ने क्या बताया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट V पे जो पोटेंशियल था KQ/R था। अगर पॉइंट 1 इसको मान लो ये हमारा V1, अगर पॉइंट 2 की बात करें, पॉइंट 3 की बात करें, पॉइंट 4 की बात करें, पॉइंट 5 की बात करें, तो पोटेंशियल के डेफिनेशन से V1 इजकल टू V2 इजकल टू V3 इजकल टू KQ/R। ये हमारा लास्ट लेक्चर का कंसेप्ट था। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को भी इन एट द वे करके देखे थे, आपको आता ही होगा। चलो, बात ये थी हमारी आज की, सर इसमें हर एक का पोटेंशियल इक्वल है, इसका मतलब ये जो गॉसियन सरफेस फॉर्म होता है किसी भी पर्टिकुलर चार्ज का, वो चार्ज क्या होता है, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन बताया था लास्ट, जो कि हमारा नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। हमने बोला था कि ये हमारा 3 लाइन सरफेस है, एक कुछ इस तरह का सरफेस था, आपने देखा होगा इसको, और दूसरा कुछ इस तरह का था। इसका ही पोटेंशियल V1 था, V2 था, V3 था, इसका V1, V2, V3, V1, V2, V3 ऐसा कुछ दिया हुआ। तो हमारे मन में क्या आइडिया आया था, अगर इस सरफेस की बात चल रही है तो यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, यहाँ V2, यहाँ V2, यहाँ V2, यहाँ V2, V2, V3, V3 हर एक पॉइंट पे था। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर यहाँ V1 है तो यहाँ भी क्या होगा, V1 होगा, इस सरफेस पे V2 होगा, इस सरफेस पे V3 होगा। सिमिलरली ग्राफ फॉलो करता था। इसका मतलब बात ये कहना चाहते हैं सर आप, डेल्टा V ऑफ चेंज जो इस फर्स्ट डायग्राम में हुआ था, वो डेल्टा V इन चेंज सेकंड में होगा। यस सर, यही कहना है हमारा। ओके, आपकी बात अच्छी है सर। ये थर्ड पे हमने बताया था कि ये इक्वल इसके होता है, ये इक्वल इससे होता है। इसका मतलब जो चेंज है, चेंज इन द पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स, इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? रीजन देखेंगे। क्या सर ये फ्लैट इनफाइनाइट लेंथ का इक्विपोटेंशियल सरफेस है? यह है सर। क्यों? जाके ये इनफाइनाइट पे इसको क्लोज लूप बनाएगा, ये समहाउ क्लोज लूप फॉर्म करेगा, ये एक सरफेस बना सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस तरह से कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो चलिए हम लोग आज की कहानी पे चलते हैं। आज का कहानी हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि अगर आप सोचें, दो चीज सोचना है हमको। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, जो कि अपने को समझ में अच्छे से आ जाए। तो अपनी बात यहां तक बनी थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने का मीनिंग क्या होता है। अब डाइपोल का मतलब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक, आई नो लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब आप चार्ज की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, हम चार्ज की ही बात कर रहे हैं। यहां तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात तो चार्ज की हो रही है। कौन सी चार्ज की? रेस्ट चार्ज की बात हो रही थी। सर आपने इलेक्ट्रिक की बात बताया, बात मतलब डाइपोल। ओके, डाइपोल का मतलब अगर आप पोल की बात करें तो पोल का मतलब होता है टू इंड। पोल का मतलब क्या होता है? टू इंड। अब बाइपोल का मतलब क्या है, सॉरी डाइपोल का मतलब क्या है? 1 and 2। अगर ये पॉइंट को हम लोग मान ले तो मीनिंग देखेंगे। पोल मतलब क्या होता है? इंड। अब इंड एन नंबर ऑफ इंड हो सकते हैं, बट यहाँ क्या लिखा है? डाइपोल। इसका मतलब चार्ज की बात यह है सर कि दोनों पोल पे कुछ चार्ज होगा। अब पोल का डिस्टेंस कितना हो वो बाद की मतलब है। तो बट ये है कि सर इसमें स्टडी करने वाले क्या है, इसमें स्टडी करेंगे हम लोग कि जब दो पोल पे डिफरेंट चार्ज होता है तो एक नया सा फेनोमेनन आता है, जो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करते हैं, देखते हैं क्या है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, कंसेप्ट ये है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज
तो मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज इक्वल टू माइनस Q। करेक्ट है। दिया हुआ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन। ओके, अगर इस सेपरेशन को हम L मान लें, अगर इस सेपरेशन को हम लोग L मान लें तो वेरी स्मॉल, इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं सर वेरी स्मॉल। L क्या है हमारा? वेरी स्मॉल सेपरेशन, बहुत छोटे सेपरेशन पे नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर डेफिनेशन तो अच्छा लगा बट थोड़ा समझेंगे इसे याद रखने के लिए। सिंपल सा बात, दो डिफरेंट चार्ज, अब डिफरेंट मतलब डायमेंशन में, सॉरी साइन में अलग होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट साइन अलग होगा। अगर छोटे से डिस्टेंस पे रखा होगा तो वो जो फेनोमेनन होता है क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। बोलेगा सर फिर से समझे, फिर से बताऊं, फिर से बताता हूं। देखो लिखा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इसका मतलब दो चार्ज हमने लिया। अगर चार्ज एक क्यू लिया, दूसरा भी क्या हमारा माइनस क्यू, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड बट क्या है वो अपोजिट है। एक है क्यू, दूसरा क्या है माइनस क्यू। अगर उस दोनों को हमने कुछ छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेट किया, एल क्या है वेरी स्मॉल, तो जो फेनोमेनन एराइज होता है उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपको बात समझ में आ गई। सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बट उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए एक नया सा टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। आपको डाइपोल तो समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब दो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जिसका नेचर क्या हो? अपोजिट हो, छोटे से डिस्टेंस पे, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो एक फेनोमेनन आता है, वो फेनोमेनन कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो डाइपोल, अब देखेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैथमेटिकली कैसे ऑब्जर्व करते हैं, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम लोग डाइपोल मोमेंट से करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आते हैं कुछ तो इस फॉर्मूला का अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट P वेक्टर, बिकॉज़ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन आपसे हो सकता है डाइपोल मोमेंट कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वो आप देख लेंगे। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। सर आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बट डिफाइन कैसा होता है? ये प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसी एक का इनटू एल। इसका मतलब सर इस डेफिनेशन का मतलब यही बताना चाहते हैं आप कि ये जो डाइपोल मोमेंट होगा वो वेक्टर P इज इक्वल टू K इनटू एल। एल क्या होगा? L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर। L क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Q क्या होगा? चार्ज। P क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट माइनस Q टू Q होता है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, स्टार लगा लेंगे इसमें, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट है। अगर आप नीट की बात करें, नीट में किसी ने किससे पूछा, ऑलमोस्ट 10 या 12 क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन पूछता है, आपको ऑप्शन दे देंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फ्रॉम प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस, कुछ भी दे देंगे। तो हमेशा ये रिमेम्बरेंस पॉइंट होना चाहिए इस क्वेश्चन का, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है? माइनस Q टू प्लस Q। यस सर, हमने डायग्राम बनाया है L, तो इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा कुछ इस तरह होगा। कहां से काउंट होगा? माइनस Q टू प्लस Q। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट इसका होता है कूलम मीटर। कोई नया हिस्ट्री नहीं है, चार्ज का कूलम, इसका मीटर। इसका एक नया यूनिट होता है डाइप, इसका एक नया यूनिट होता है जिसके लिए हम लोग जनरली आपको एग्जाम में दिए रहेंगे कि वन डाइप का मतलब क्या समझेंगे। जैसे हमको पता है कि फोर्स का न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। उसी तरह यूनिट ऑफ कूलम इज कूलम मीटर होगा, बट इन वन सेंस एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वन डाइप इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर होता है। ये हमारे रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि समहाउ अगर कभी डाइप में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्वेश्चन को इस तरह देख सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमें दो ही चीज मिला सीखने को। मैं फिर से रिकवर करता हूं पूरी चीज को और डिस्कशन करेंगे इस पे। फर्स्ट थिंग मिला कि एटलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन, सॉरी उसका साइन कैसा हो? अपोजिट हो, छोटे से डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन होगी वो फेनोमेनन क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग उस डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली करेक्ट करना चाहे, मैथमेटिकली चेक करना चाहे, उसके लिए एक नया सा टर्म आता है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका वेक्टोरियल फॉर्म होता है। ठीक है, वो P क्या डिफाइंड होता है? P की बात आती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम।
क्या होता है, उस चार्ज को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो भी प्रोडक्टेड वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, हमारा डायपोल मोमेंट होता है, जो हमारे बहुत काम का डेफिनेशन है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वेक्टर P जैसे डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू L। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डायरेक्शन उसका -q2 + q होता है, जो हमने यहाँ पे करके दिखाया है। यूनिट इसका कूलम मीटर होता है। कभी गलती से आपसे डायमेंशन पूछ ले, यू कैन सॉल्व इट इजिली। कूलम निकाल लेंगे फोर्स और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले पार्ट से, और मीटर आपको पता ही है, डायमेंशन आपको पता हो गया। तो ये हमारा शॉर्ट समरी है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट के बारे में। यही हमको थोड़ा बहुत जानना था। बाकी हम इसका एप्लीकेशन में और सारे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। जितना बेहतर हम आपको कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं एज द पॉइंट ऑफ कंसेप्ट, आपको इतना ही सीखना है। थ्योरेटिकली क्या होता है, बर्डन हम लोग नहीं बनाते हैं, जस्ट छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमें समझ में आ जाए। तो आई होप आप समझे होंगे। इसको अच्छे से लिखिए। ये एक्सप्लेनेशन था हमारा फर्स्ट डेफिनेशन का, तो आप इसके ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में इसको भी लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन को, इस डेफिनेशन को सर्टिफाइड करना चाहते हैं कि क्या हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो सबके लिए वैलिड है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं डायपोल मोमेंट होता क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बोला है कि फाइंड द पी ऑफ द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ये है कि ये हमारा कोई पॉइंट है जहां पे -3 कूलम दिया हुआ है। ये पॉइंट यहाँ L डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। याद रखेंगे L बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। और ये डिस्टेंस भी L पे सेपरेटेड है, बट एंगल कितना है इसका, 60 डिग्री। और ये भी डिस्टेंस भी L पे सेपरेटेड है, बट एंगल कितना है, ये 60 डिग्री। और हर एक का चार्ज क्यों है। आप बोलोगे सर हमारे ध्यान में तो यह आया था, आपने अभी तुरंत बताया था कि अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्यों अवेलेबल हो, अगर L पे अवेलेबल था, तो हमने बोला था कि डायपोल मोमेंट किधर को होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सर इस केस में हमको P की कहानी समझ में आई थी, Q इंटू L। आप गेट इट, आपको आ रहा होगा। लेकिन बोलोगे सर एक बात बताओ, इसमें प्रॉब्लम की बात यह है सर, आपने बोला था यहाँ पे -q होगा, यहाँ तो -3q है। तो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या कहता है, अब देखो पहली बार सोचते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लो -3q, इसको ले लो q, इसको ले लो l। तो बहुत सारे लोग, आप गलती ये नहीं करेंगे, क्या करते हैं लोग लिखते हैं क्या लिखूं, ये क्यों लिखूं कि ये क्यों लिखूं। अब देखो यहाँ भी क्यों था, यहाँ भी क्यों था, तो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। अब कंफ्यूजन होता है ये क्यों लिखना है कि ये क्यों लिखना है। जो लोग गलती करते हैं उसमें एक गलती ये भी होता है Q इंटू एल, दूसरा गलती ये भी लिखता है 3Q इंटू एल। हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ 3 या Q ले, तो लोग सोचते हैं शायद ये भी करेक्ट है। और यही सारा फेनोमेन वो इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए, सबके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग गलती नहीं करेंगे, ये दोनों कंसेप्ट रॉन्ग है। अब ये दोनों कंसेप्ट रॉन्ग इसलिए है, बोलोगे सर रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने बताया था पेयर ऑफ चार्ज के लिए अवेलेबल है। दो चार्ज होना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन अलग होना चाहिए। क्या इस दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है क्या, सॉरी मैग्नीट्यूड साइन है क्या, नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड 3Q है। भले डायरेक्शन अलग है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है क्या, नहीं। इसलिए इस तरह के केस में ये डिफाइन ही नहीं होता है। तो हमको एक चीज जो हमारे माइंड में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि सर ऐसे ले सकते क्या, ये कर सकते क्या, ये हमारा कंफ्यूजन अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट ओनली वैलिड फॉर पेयर ऑफ चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। मींस एक अगर पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अदर सेंस आप किसी भी चीज में अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आपको ये माजरा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ये क्यों नहीं लेते, इसके नहीं लेने का रीजन पता चल गया। सर अच्छी बात है सर, बट हमें सही पिक्चर तो बताओ, पिक्चर हो क्या सकता है, ये हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है। अगर मैं इस चीज को इसमें रेप्लिकेट कर दूं तो बोलोगे सर लगता है ये करेक्ट हो सकता है, चलो करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंजमेंट शो करना है। अब देखो यहां पर अगर -3Q चार्ज है तो कोई बोलेगा सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इसको -Q लिखूं, इसको -Q लिखूं, इसको -Q लिखूं। 3Q चार्ज को 3 सेपरेट -Q में लिख सकते हैं, बिकॉज चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो -3Q सॉरी -Q वो एग्जैक्टली 3Q के बराबर है। यस सर, सर का कहना तो सही है। तो लेकिन 3 अरेंजमेंट लगा सकते हैं। मान लेते हैं सर एक ये -Q था, ये L था, ये Q हो गया। सिमिलरली जो ये कंसेप्ट था यहाँ भी के लिए हम लोग -Q मान लेते हैं, ये Q, ये L हो जाएगा। जो यहाँ का कंसेप्ट था उसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, Q, L। अब सर पेयर हमें दिख रहा है,
अगर पेयर की बात करें सर, एक पेयर ये दिख रहा है सर, दूसरा पेयर ये दिख रहा है, जहां पे पॉसिबिलिटी, ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन आते हैं सेम एग्जांपल पे। हो सकता है आपका वैल्यू यहाँ पे क्यू था, एल के बदले कुछ और वैल्यू दे देंगे, थीटा कुछ और दे देंगे, बट एग्जैक्टली सेम कंसिडर क्वेश्चन होगा। बोलोगे सर यस सर, बात तो समझ में आ गई अपने को, ये एंगल समथिंग दिया, हम लोग बाद में डील करेंगे एल के साथ। अब सर कहानी आपका तो कंसेप्ट क्लियर है सर, एल डिस्टेंस पे है, इक्वल चार्ज है, मतलब यहां पे एक मोमेंट डायपोल होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं P1 मान लेते हैं, करेक्ट है सर, गुड, वेरी गुड। आप क्या कर सकते हैं सर, यहां भी माइनस से पावर प्लस जाए, इसका मतलब यहां भी एक डायपोल P2 होगा, मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है सर, इधर भी तो जाना चाहिए, यस सर, इधर भी क्या जाएगा, Q इंटू एल जाएगा, P2 को हम लोग मान लेते हैं, चाहे बाद में इसको वैल्यू लिखेंगे कितना होता है। इसका मतलब सर पता चला इसका 3 सेपरेट क्या होगा, डायपोल होगा। अब डायपोल होगा, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर के मेथड से ऐड करेंगे। अब ये बात आपको समझ में आएगी, इसको बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, 3 को -3 करने के बाद 3 सेपरेट अरेंजमेंट हो गया, जब 3 सेपरेट अरेंजमेंट हुआ तो सबका अपना अपना एक डायपोल होगा, जब अपना डायपोल होगा तो हम लोग क्या करें, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। चलो देखो क्या कहता है, इनिशियली अगर इधर की बात करें, इधर कितना हमारा P1, यहां से जो एंगल 60 था वो क्या हमारा P2, वैल्यू हम देख लेंगे, सबका वैल्यू क्या होगा, P1 P2 P3 सब Q इंटू L होगा, तो यहां से हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इसका वैल्यू में कोई चेंज रिक्वायरमेंट नहीं है, P1 P2 P3 क्या होगा, Q इंटू L होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। अब देखो वेक्टर फॉर्म है, अब यहां से क्या है, अगर ये 60 था, थोड़ा ऊपर हो गया, मैं इधर बढ़ाता हूं डायग्राम, इसका अच्छे समझ में आएगा। क्या करते हैं हम लोग, जनरली एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं, इसको मान लो x, इसको मान लो y, करेक्ट है। इस पॉइंट से जो हमारा इनहेशन पॉइंट था, इसको O मान लेते हैं, यहां से एक डायरेक्शन P1 का हम वेक्टर लिखे, P1 इधर गया, चलो नेक्स्ट क्या है, P2 60 डिग्री पे गया, P2 किधर गया 60 डिग्री पे, पढ़ेंगे हमने अच्छे से पढ़ा है ना सबको। नेक्स्ट क्या है, यहां से 60 डिग्री है, अब देखो ये टोटल 90 था, ये 30 बचा तो कितना होगा, यहाँ 60 डिग्री, 30 तब तो 60 होगा ना, दैट इज P3, ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। अब सर बात है कि नेट पूछा है, अब तो हमारे लिए आसान है सर, वेक्टर का फॉर्म है। अब देखो अगर ये 60 है तो किसी को प्रॉब्लम है, ये 30 होगा, क्योंकि 60 प्लस 30 90 प्लस 30 90, 30 प्लस 30 30 हो जाएगा। चलो अब देखो, अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इसका P3 साइन 30 डिग्री और दूसरा क्या होगा P3 कॉस 30 डिग्री। सिमिलरली अगर P2 को ब्रेक करें तो लिख सकते हैं हम लोग P2 कॉस 60 डिग्री प्लस P2 साइन 60 डिग्री। अब क्या बोला है, नेट लिखने को, नेट मतलब नेट में x, नेट में y, इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं सर अगर P की बात होगी तो P x में कितना है एंड P y में कितना है। x की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 cos थीटा, देखेंगे P1 प्लस P2 cos 60 डिग्री लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, माइनस ये माइनस x में है तो P3 साइन 30 डिग्री इंटू आई कैप प्लस y में क्या होगा, समी है तो P3 cos 30 डिग्री प्लस P2 साइन 60 डिग्री जे कैप। अब तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, क्यों, P1 P2 P3 सबका वैल्यू तो एक ही है, Q इंटू एल, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर निकालते हैं, Q इंटू एल, तो लिख सकते हैं P1 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, माइनस cos 30 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। देखेंगे ध्यान से आप लोग, हमने मान लिया क्या P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। प्लस इसमें भी निकाल लो, P2 निकालो, वैल्यू तो इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 जे कैप।
ओके, बात ये है। चलो, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करो, P1 P2 में P हमने कॉमन निकाले तो कितना बचा, आई कैप प्लस √3 जे कैप। अब कुछ नहीं करना है, ये हमको मिल गया, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आंसर हमारा, P नेट इज इक्वल टू कितने, QL आई कैप प्लस √3 जे कैप। इसको नेट पूछा है, निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो आसानी निकालना है, Q इंटू एल प्लस 2QL, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, 2QL। हाउ, बिकॉज √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का √2, 2 इंटू QL। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। आप बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट है, ये नया है। बेटा इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कभी भी कॉम्बिनेशन का, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है एम्स लेवल का, क्योंकि एम्स में थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जहां बच्चे का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, भाई साहब अब क्या करना है, अब कैसे करना है। तो आपको हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल को फॉर्म में सॉल्व करने के, डायपोल मोमेंट को हम लोग इसको बाइफर्केट करते हैं, पेयर ऑफ चार्ज बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, लाइक दैट एंड लाइक दैट, देन अप्लाई द बेसिक वेक्टर। तो आई होप आपको जो सारा प्रॉब्लम का कंसेप्ट था, सारा प्रॉब्लम का जो कोड था, कोड का मतलब समझ अपना जो सीखने की चीज थी वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इसको और थोड़े बेहतर से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के साथ। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मेन से बहुत आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। A flexible rod of length L having change charge plus Q and minus Q of its both ends and bent in the given figure, find dipole moment। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहना क्या था। मैं ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन को। एक फ्लेक्सिबल रॉड है, इसके दो एंड है, एक एंड पे प्लस Q, दूसरे पे माइनस Q, इसका लेंथ L दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में आया, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। दिया कि इस तरह का रॉड है जो फ्लेक्सिबल है, मतलब क्या, जो बेंटेबल है। आपने अगर देखा होगा एक आता है स्टिक वाला, आपने जो स्केल हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सिबल वाला, उस रॉड की लेंथ की तरह है ये, उसको फ्लेक्स्ड करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बोला है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर है कि इसका लेंथ L है और हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया। सेमी सर्कुलर आर्क बनाया है, इसका मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं अगर इसका ये O मान ले तो अगर ये डिस्टेंस का रेडियस ये भी आड़ होगा, ये भी आड़ होगा, करेक्ट है, ठीक है। तो अगर डायपोल मोमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हमको P निकालना है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ तो सिंपल सी बात करें, मैग्नीट्यूड तो P क्या होता है, Q इंटू L, सेपरेशन बिटवीन दी टू ऑफ देम। अब देखो ये R, इसका मतलब हमको यहाँ समझना है कि L इज इक्वल टू 2R है, तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2R होगा। लेकिन सर अभी खत्म हुआ कहानी नहीं, सर R कैसे निकालेंगे, इसमें तो L ही दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमको हाफ सर्कल का पैरामीटर पता होता है, पाई 2πr कंप्लीट सर्किल का होता है। हाफ का कितना होगा, πr इज इक्वल टू L होगा, तो R क्या लिख सकते हैं, L बाई पाई, कहानी खत्म है। पुट कर दो यहाँ पे 2Q L बाई पाई इज दी डायपोल मोमेंट, यू गेट द डायमेंशन यूनिट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट कभी कभी हम लोग को सिंपल थिंकिंग होता है, डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ से यहाँ होगा, वो मेंशन रखेंगे। ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इस L के फॉर्म में L इक्वल टू 2R होता है, तो हमने 2R पुट किया, R की वैल्यू यहाँ से निकाल के लिख दिया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा था। अब देखो इधर आते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, पूछा है कि ये भी कर्व फॉर्म किया है, ये रॉड है कुछ इस तरह बेंड किया, इसको इस तरह बेंड किया है कि ये हमारा एक ऑरिजिन है जो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट से 60 डिग्री बना रहा है। अगर इसको देखेंगे ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R है, इसका मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि सामने वाला का साइड इक्विलेटरल एंगल क्या होना पड़ेगा, इक्वल। अगर ये 60 है तो ये R है, ये 60 है तो ये R है, तो ये 60 पे ये भी क्या होगा, R। ओके सर समझ में आ गई बात। अगर ये R है तो हमको क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट। ओ इसका मतलब डायपोल मोमेंट इधर होगा, इधर को होगा। कैसे लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट, P हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, Q इंटू L। सर कंफ्यूजन है, L कैसे आएगा, L कैसे आएगा। हाँ सर L ला सकते हैं, कैसे, L का मतलब होता है ये डिस्टेंस R, इसका अगर हम R फाइंड आउट कर लें, ये तो हमको दिया हुआ था, लेकिन ये तो हमने एज्यूम किया, अगर 60 तो उसको R माना, ये हमारा एजम्पशन था। अगर ये 60 है, ये डिस्टेंस इक्वल है, दोनों R माना है, तो ये भी क्या होगा,
आर हो गया तो ये निकाल लो, नहीं तो ये निकाल लो। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट में थोड़ा सा ज्योमेट्री आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, अगर आपको पता होगा, अगर ये थीटा होता है, अगर ये थीटा होता है, इसको बोलते हैं रेडियस, आर बोल दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। तो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, करेक्ट है? तो हम यहां से एल की बात करें तो क्या होगा? आर थीटा। अगर इसी तरह हम लोग इस कर्व को देखें, किस कर्व को देखें? जो रेड पेन से ड्रॉ किया देखेंगे उसको। अगर हम लोग इस कर्व को देखें जो दिया हुआ है, इस कर्व को देखें तो हमको ये आर आ जाएगा। जब ये आर आ जाएगा तो ये भी आर आ गया। चलो सर आपका कहना तो सही है, तो करते हैं, अप्लाई करते हैं वही रूल, और याद रखेंगे ऑलवेज इन रेडियन। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है पाई बाय यूनिटी से मल्टीप्लाई करना, तो ये पाई बाय 3 होता है, कुछ नया डील नहीं है। तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो हमको क्या चाहिए? आर, तो लिख लो यहाँ पे व्हाट इज दिस एल दिया ही हुआ है। आर कितना, थीटा कितना हमारा? पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 60 होता है, आर आ गया, बस कहानी खत्म अपनी। P इंटू क्यू इंटू 3L बाई पाई। तो ये सब क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन क्या होगा। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया, और दोनों का दोनों टाइप ये मेंस का पूछा क्वेश्चन था, लास्ट ईयर जो बताया वो पीएमटी का पूछा क्वेश्चन था। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट, वो समझना बहुत आसान होता है। अब बीच में छोटी मोटी ज्योमेट्री आती है, छोटी मोटी मैथमेटिक्स आती है, इसलिए बताया जाता है कि 11th यू नो बेटर, your 12th will be more better. Okay? If you know 11th better, your 12th will be more better. How? Because सारा का सारा एप्लीकेशन कहीं न कहीं से, कभी वर्क एनर्जी आ जाता है, कभी आर्क लेंथ आता है, कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है। इसलिए कम्पिटिटिव एग्जाम टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो 11th, लोग सोचते हैं सिर्फ 11th 12th करके हो जाएंगे, बट सारा 12th 11th पे टिका है, और हमारा 11th अच्छा होता ही नहीं। तो कोशिश करेंगे समझने की, और कोशिश करेंगे सारा चीज को अच्छे से लिखें। तो ये भी एक हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डील कर सकते थे। ठीक है, तो चलो आप इसको पहले लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे क्या, थोड़ा कुछ अलग सा चीज पढ़ लेते हैं अभी, जिसमें और डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन भी देखना जरूरी है, उसको देखते हैं। इसको लिख लीजिए पहले या। तो इसमें देखिए करना क्या है, सबसे बात क्वेश्चन कुछ है, ये अच्छा सा डेरिवेशन से इसका रिजल्ट बहुत काम की चीज होती है। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल का मतलब क्या कहना है सर? बात ये है कि ये एक नेगेटिव चार्ज है जिसको हम लोग ए मान ले, ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको बी मानते हैं। पता है क्या, डायपोल ए टू बी जाएगा बिकॉज -2 प्लस जाता है। चलो अब दिया कि ऑन द एक्सिस ऑफ एक्सियल डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल। अब एक्सिस ऑफ डायपोल मतलब क्या होता है, अगर इस तरह की बात हो, मतलब इस एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, तो या तो हमसे इस पॉइंट ने पूछ ले, नहीं तो इस पॉइंट ने पूछ ले। जैसे हमने लाइन ऑफ एक्शन की बात करी थी कि अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ए एंड बी लगता है, तो जो लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते हैं वो हमारा एक्सिस का लाइन होगा। तो बोला कि इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको सॉल्व करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि हमको रिजल्ट आना चाहिए। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे क्वेश्चन आने होंगे आपको, तो ये आपको डेरिवेशन दे देंगे कि प्रूफ करके बताओ। हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं डेरिवेशन। अब क्या किया हमने, इसको ऑरिजिन मान लिया, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एल ले लिया, यहां के यहां तक के डिस्टेंस को एल ले लिया। बोलोगे सर आपने तो पहले 2L लिया था और 2L कैसे ले लिया? ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करती है, बट अभी भी कंडीशन है ये 2L इज वेरी वेरी स्मॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे सर डायपोल, तो लिख लें जो गिवन डाटा है, डायपोल क्या लिख सकते हैं, डायपोल इज इक्वल टू 2QL। करेक्ट है, Q इंटू एल होता है मैग्नीट्यूड पैटर्न देते हैं, हम लोग वेक्टर को बाद में देखेंगे। ठीक है, 2QL, Q इंटू डिस्टेंस 2L। चलो अब बात है सर इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट पे ड्यू टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या सोचते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को E ऑफ B मान लेते हैं हम लोग, चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K Q1 Q2, तो Q2 तो 1 ही है, K Q डिवाइडेड बाय R का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। थोड़ा सा हमने अगर यहां से कुछ वेरिएबल R डिस्टेंस पे लिया था, तो अगर ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो बोलोगे सर बात ये है कि इसको हम लिख सकते हैं R माइनस L का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। चलो अब देखो इसके कारण इस पॉइंट पे हमने फील्ड लिखा, बट एक और चार्ज तो है नेगेटिव।
अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्या होगा, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में एक आएगा दैट इज ई ऑफ ए। अब ई ऑफ ए की बात करेंगे तो ओके चलो क्या कर सकते हैं, ई ऑफ ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर का मतलब एल प्लस दिस आर का स्क्वायर। करेक्ट है, आ गया। अब देखो एक डायरेक्शन ई भी इधर है, एक डायरेक्शन ये इधर है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q इज EV इज इक्वल टू क्या आया था, के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर आया था। एंड नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड P ड्यू टू माइनस क्यू, उसको हमने क्या बोला, ई ए इज इक्वल टू के क्यू एल प्लस आर का होल स्क्वायर। अब तो बताए, अब क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे नेट लिखने के लिए किसी एक को माइनस कर दो, या तो ई वी माइनस ई लो, नहीं तो ये माइनस ई वी लिखो। अब देखो सबसे बात ये है, हमको पता कैसे चले कौन सा चीज छोटा है कौन सा चीज बड़ा है। अगर दोनों रिजल्ट में देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ई वी का डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये तो आप सबको पता होगा। ये बड़ा है, इसका मतलब ये क्या होगा, छोटा होगा। आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से ई नेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा उसको लिख सकते हैं के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एल प्लस आर का होल स्क्वायर। अब तो हमारे लिए बहुत आसान है, के क्यू कॉमन निकालो, इसको सॉल्व कर दो। अब देखो सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे आप कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। के क्यू को बाहर निकाला तो लिख सकते हैं ना एल प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल माइनस आर का होल स्क्वायर, सॉरी आर माइनस एल का होल स्क्वायर करेक्ट है, इनटू होल स्क्वायर। आया क्या, अब ये अपने को सॉल्व करना है, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। लिख सकते हैं के क्यू पहले होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2LR, आया क्या, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR डिवाइडेड बाय होल टर्म एल माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, देखो इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस हो जाएगा, ये भी क्या होगा माइनस होगा, बड़ी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास, के क्यू इंटू 4LR या RL डिवाइडेड बाय एल आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कैलकुलेशन, बट ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इन रेस्ट में रिप्लेस करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ डेरिवेशन से जो पॉइंट पी पे आया, जो कि मैथमेटिकल है, एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं है, यहाँ से हम लोग कुछ इसका सेटलमेंट करेंगे, कुछ इसको सेपरेट करेंगे वैल्यू के साथ। तो क्या करेंगे, पहले आप यहाँ तक का डेरिवेशन लिखिए, फिर हम इसको फर्दर कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट के साथ अप्लाई करते हैं। इसका एक जो एग्जैक्टली फॉर्मूला आता है उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले आप इसको और इस पार्ट को अच्छे से लिख लीजिए। अब देखो इस रिजल्ट को थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, रिजल्ट कहना क्या चाहता है। अगर हमने ये रिजल्ट लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 4KQLR, ये आया था 4KQLR, इसको हम लोग R माइनस एल इंटू एल प्लस आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, दोनों का स्क्वायर सब अंदर लेके आ जाओ। इसको फिर क्या होगा 4KQR इंटू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो
हमने जो रिजल्ट पढ़ा था डायपोल P इजकल टू, जो हमने लिखा था पहले, P इजकल टू Q इंटू 2L था। अब थोड़ा सोचेंगे सर Q इंटू L, चलो Q इंटू L यहाँ तो मिल गया, बट 2 के साथ मैच करते तो हम कितना होता है 2 K P R, देखेंगे ध्यान से, K बचेगा, Q इंटू L इंटू 2 को हम लोग P लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आ गया। अब अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट रीजन एक और है कि एक चीज हमको और पता होता है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो एक कंडीशन में बताया था कि L जो होता है वेरी वेरी मच स्मॉल होता है। काम करेंगे इसलिए हमने अब देखना है कि ये कंडीशन पता है, यहाँ भी एक नया सा रिजल्ट लगाएंगे। कंडीशन क्या होता है, इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L। हमने क्या बताया था, ये जो रेजिस्टेंस R होगा, क्योंकि हमने बोला था L बहुत छोटा होता है, इसका मतलब कहना क्या चाहते सर आप, L is much much less than R, L is much much less than R। इसका मतलब आप क्या, इसका अगर कॉमन निकालना चाहे तो L by R अप्रॉक्स 0, L by R क्या होगा अप्रॉक्स 0 होगा, या इसका रेसिप्रोकल में R by L, तो कंट्रेडिक्टली हम निकाल सकते हैं, L by R क्या होगा 0, चलो अप्रॉक्स 0 होगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। क्या पूछा है, 2K PR डिवाइडेड बाय, ये दिया हुआ है। अब रीजन है कि L बाय रीजन, अच्छा तो क्या करूँ, किसको बाहर निकालूं, अगर R स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, इसमें हमने R स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या होगा 1 माइनस L बाय R का होल स्क्वायर टू दी पावर 2। ये पता है L बाय R का वैल्यू क्या होगा 0। ये सब मैथमेटिकल कंपनसेशंस है, देखेंगे कैसे प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। देखो ये 0 हो गया तो 1 इंटू R स्क्वायर, R स्क्वायर R स्क्वायर R4 हो जाएगा, तो यहां से अपने को रिजल्ट आ जाएगा 2PR बाय R4। एक R ऊपर है, एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएंगे अपने पास 2KP बाय RQ, ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक वेक्टर ऐड डाल देंगे उस पर। कितना लिख सकते हैं हम लोग 2KP दैट इज दी RQ। आपको ये दोनों फॉर्म सॉल्व करने आना चाहिए और ये दोनों फॉर्म रिजल्ट आना चाहिए कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा ड्यू टू, और एग्जाम में क्या होता है कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको कि ड्यू टू एक्सियल पॉइंट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। बोला कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पे यहाँ निकालो या यहाँ निकालो आउटसाइड द लाइन, बिकॉज इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए बीच में चार्ज को रखना मुश्किल होता है, ठीक है। ये सारा डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी भी कोई भी चीज का थोड़ा सा भी इफ्स एंड बट नहीं होना चाहिए। इफ्स एंड बट का मतलब होता है कि अगर आपको मैं डायरेक्टली यहां से बताऊं फिर कोई स्टेप मिस नहीं हो, क्योंकि अगर आप अगली बार देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स अननोन लगे, ये ना कहां से आ गया, ये कैसे आ गया। तो बेटर है कि आप हर एक लाइंस को, हर एक प्रोसेस को वन बाय वन रीड करेंगे तो आपको दो रिजल्ट मिले। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is equal to 2KP, P is the dipole moment, R is the distance from there to there and E is the vector form। तो आपको एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम अगर नीट की बात करें तो नीट में हो सकता है ये रिजल्ट आपसे एज इट इज पूछ ले कि इसका रिजल्ट क्या होता है। आप अगर प्रीवियस ईयर पलटेंगे तो एक दो क्वेश्चन दिख ही जाएगा। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बट 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आपको आ ही जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस डेरिवेशन के साथ पूरे रिजल्ट को लिखिए, फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा उसको करते हैं। ये सारा का सारा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप डेरिवेशन को अच्छे से समझ लेंगे और आप बेस्ट अच्छे तरीके से करेंगे, समझ में आएगा, तब हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। लिखो इसको। नेक्स्ट है इसमें दो चीज डिस्कस करेंगे। सबसे मेन बोलो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। अब दो चीज मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते थे तो जो हमारा ये लाइन था उसको हम लोग बोलते थे एक्सियल लाइन, इसको बोलते हम लोग एक्सियल लाइन। अगर ये O होगा तो जो भी दो डायपोल के बीच का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, जो भी क्या था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या था हमारा इक्वेटोरियल लाइन। तो हमको मीनिंग समझना चाहिए। दो चीज कौन सा था, फर्स्ट था एक्सियल लाइन, जब दो पॉइंट के इंसेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट को जब एक्सटेंड करते हैं वो जो लाइन मेट होता है
उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और जो पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है दो चार्ज के बीच का, ये डिस्टेंस एल है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में डील किया था। तो ये जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो, अब बोला है कि ये पॉइंट हमारा पी है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने को। सर वेरी गुड, अच्छा तो लग रहा है। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट क्या है, वही है, बट थोड़ा सा सोचने वाला है। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस एल है, तो हम लोग एक्स को आर को कंपल कर सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले क्या करते हैं, देखो इसका नेचर है प्लस क्यू, इस चार्ज का नेचर है प्लस क्यू। तो मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर को जाएगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगा, क्यों, ड्यू टू रिपल्सन इन नेचर। क्या होगा, रिपल्सन नेचर का होगा। बट ये है माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू। इसका मतलब इस पॉइंट पे एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसका मतलब वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब एक फील्ड उधर गया, दूसरा फील्ड इधर आया। थोड़ा अच्छे से देखेंगे, अगर मान लो ये एंगल हम थीटा लेते हैं, ये एंगल भी थीटा लेते हैं, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा, ड्यू टू दैट ज्योमेट्री ऑफ रूल। तो एक बात तो समझ में आई सर, ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा हमारा, थीटा। चलो, जब दोनों थीटा है, दोनों कितना है, थीटा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक का इधर है, दूसरे का इधर है, तो पूछा है इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, वरना मैं लिखता E1 इतना थीटा लेंगे, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं, जस्ट समझेंगे। अगर इधर अट्रैक्शन हो रहा है, इधर रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब इसका नेट लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। जब वाई एक्सिस है तो बात ये चलिए, सबसे पहले E1 E2 तो लिख लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, ये हमारा बेसिक थीम था। अब देखो, अब बात यह है कि हमको दो चीज देखने को मिला क्या, अगर इस कंपोनेंट की बात करें, इसका दो कंपोनेंट होगा, इस ई वेक्टर को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, E1 साइन थीटा जे कैप माइनस E1 कॉस थीटा आई कैप। चलेगा, तो इसको ब्रेक कर दो, पहले मैं लिख देता हूं इन द फॉर्म ऑफ E1 कॉस थीटा, इसको ब्रेक करके क्या सकते हैं, E2 कॉस थीटा। चलेगा, अब देखो इधर आएगा E1 साइन थीटा, इधर भी क्या होगा, तो नेट में इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखेंगे ये यहां लिखा हुआ E2 साइन थीटा। ठीक है, अब एक बात याद करेंगे सर, E1 इक्वल टू E2 है, E1 साइन थीटा E2 होगा, इसका मतलब आप वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल आउट होने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब नेट तो इधर नहीं होगा, नेट किधर होगा, माइनस आई में होगा। इसका मतलब जो बात बता रहे हैं आप सर, E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा इन केस ऑफ माइनस आई कैप। मतलब ये बात चल रही है क्या, यस यही बात चल रही है हमारी। तो 2E का वैल्यू कितना है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब बात ये आई, एल डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, हमने वेरिएबल क्या रखा था, एक्स को, मतलब एक्स को हटाना पड़ेगा, एक्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप डायग्राम को देखेंगे अच्छे से तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिना लिखे, क्योंकि बहुत सारी चीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि सबको लैंग्वेज में लिखे, बट आप अगर डायग्राम को देखेंगे तो सारा कुछ हमें समझ में आ जाता है। ये कैसे कैंसिल आउट हो गया, ये कैसे आ गया, इधर पे ट्रायंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स का रिजल्ट तो पता है, तो एक्स का कहना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो गिवन रिक्वायरमेंट्स है इस एक्स को लिखना शुरू करो। व्हाट इज दिस वैल्यू, एक्स स्क्वायर राइट एंगल है, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स का वैल्यू। अगर कॉस थीटा की बात करें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी दैट इज द एल, आर मतलब एक्स, इसका मतलब एक्स लिखना पड़ेगा, क्या लिख सकते हैं, एल डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर। खत्म है कहानी, आ जाओ सबमिट करते हैं हम लोग। 2KQ व्हाट इज द वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय रूट अंडर। अब देखो क्या होगा हमारा, 2KQ एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 दैट इज द इनिट।
ई एट पी इसको लिख लेते हैं जो हमको इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखो यहां से रिक्स अपने को क्या अप्लाई करना है, इसका अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायपोल, सिंपल सी बात है, पहले भी लिखा था, P इज इक्वल टू 2QL। इसका मतलब क्या कहना है, 2QL क्या हो जाएगा डायपोल, तो लिख लो KP डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का 3/2। ये हमारा रिजल्ट आ गया, बट अभी भी अधूरा है क्योंकि कंडीशन अभी क्या है, इन अप्लाइड है। कंडीशन अप्लाइड क्या है कि सर L इज मच मच लेस देन R होता है, इस कंडीशन को अप्लाई करें। तो चलो इस पार्ट पे देखते हैं कंडीशन क्या था। कंडीशन दिया हुआ है जो कि हमको ऑलवेज पता हो, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। R क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब कहना ये साथ है सर L इज लेस देन R। इसका मतलब L बाय R 0 होना चाहिए। चलो इस रिजल्ट का थोड़ा सा हम लोग ख्याल रखते हैं और उस पर कुछ काम करते हैं। EP इज इक्वल टू क्या था हमारा, KP, K उसका कांस्टेंट है, P इज द डायपोल मोमेंट। अगर हम लोग क्या निकालना L बाय R, तो क्या करूं, R स्क्वायर कॉमन लेता हूं सबसे पहले। R स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया, L बाय R का प्लस 1 और सब का पावर कितना होगा 3/2। ये देखेंगे बार बार मैं 2-3 बार अरेंजमेंट करके बता रहा हूं कैसे होता है। अगर हमने R स्क्वायर कॉमन लिया तो R स्क्वायर हट के यहाँ आ जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा 3/2। अब देखो L बाय R का वैल्यू क्या है 0, चलो बाहर चला गया। जब L बाय R का वैल्यू क्या होगा, KP डिवाइडेड बाय R टू द पावर 2 इंटू 1 2 इंटू 3/2। इस 2 से 2 को जाना होगा, क्या बचा KP बाय R क्यूब, दैट इज द मेन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो डायग्राम पता है किधर, माइनस आई कैप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए मैग्नीट्यूड हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आईआईटी वाले ने पूछा था एक बार इंटीजर फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस ऑफ KP बाय R क्यूब। अब माइनस का मतलब क्या है, ये क्या होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे आप माइनस आई कैप पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। माइनस का मतलब क्या, इसका डायरेक्शन अलग है, किधर होगा दिस साइड में। और हमको पता है कि पोटेंशियल ये किधर है, डायपोल अपोजिट, तो डायपोल पॉजिटिव में है और ये माइनस है, तो अल्टीमेट क्या होगा सब माइनस में होगा। तो हमको 2 रिजल्ट यहाँ से सीखने को मिला, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। और ये रिजल्ट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए ये रिजल्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितना वो सामने वाला है। जब भी क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करेगा आपको इस डेरिवेशन से फंसा लेगा, इसलिए इस डेरिवेशन को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हर एक पॉइंट को बाय डेरिवेशन डील कर रहा हूँ कि हाँ कभी ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टली हमको ये रिजल्ट पता है, पीछे वाला कैसे है पता ही नहीं चल और क्वेश्चन वहीं से पूछ लेगा, ऑर्डर का पूछेगा। अगर मान लो रिवर्स कंडीशन कर दिया तो क्या करेंगे, वो आएगा तो हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा हम लोग क्या करना चाहते हैं। दूसरा रिजल्ट हुआ, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा डेरिवेशन एज ए रिजल्ट। तो ये तो कभी कभी आप अगर लास्ट ईयर देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ पार्ट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन में था और ये वेक्टर फॉर्म आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज जो हॉट टॉपिक होते हैं ना, विदाउट एनी कंसेप्ट एज इट इज पूछ लेंगे, फॉर्मूला पूछ लेंगे, नहीं तो आपको कुछ और पूछ लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन को देखते हैं जो इसका एक और रिजल्ट होगा। एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट का मतलब है कि भाई साहब बात ये है, क्या ये अगर डायपोल मोमेंट इसका P हो, हमने इसको बोला था एक्सियल पॉइंट है, फर्स्ट केस था हमारा एक्सियल पॉइंट पे, सेकंड क्या था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब क्या है कि किसी भी जनरल पॉइंट की बात आ जाए, हमारा डिस्टेंस यहाँ से R होगा, तो क्या करेंगे, तब कैसे कंफ्यूजन होगा। इसको देखो सबसे करने का एक होता है वेरी डिफिकल्ट वे कि हर एक चार्ज का निकालो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ लेंदी बनाने का, फिर हम इसको अच्छे तरीके से बताएंगे, बोले सर लेंदी को बता रहे, बट जो एग्जैक्ट प्रोसेस उसको बोल देता हूँ क्योंकि हमको उतना पढ़ना नहीं है और उतना हमको डिस्क्रिप्शन नहीं जाना मैथमेटिक्स में, इसलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। देखो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस ये मान लो अगर यहां से L दिया होता, यहां से भी L दिया होता, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात करते तो सर ये 90 डिग्री भी नहीं है, समथिंग L से और है, तो मान लो इसको x मान लेता, इसको हमने x मान लेता क्योंकि यहां से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, फिर यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कोई एंगल है ही नहीं। तो यहां से एक मैथमेटिकल फॉर्म आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जो 3D वेक्टर में पढ़ते हैं, वहां से वो cos थीटा से कोसाइन न लगा के हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि फर्स्ट वेक्टर 3D अप्लाई करें, फिर से इसको हम क्या करें कंज्यूम अप्लाई करें। लेकिन उसका एक सबसे बेस्ट वे कैसे समझने का, जो कि फिजिक्स क्या होता है स्मार्ट वे निकालता है। जो मान लो स्मार्ट वे कैसे निकालेंगे
तो मान लो ये हमको पता है कि माइनस क्यू से क्यू जाने वाले पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो, सॉरी डायपोल होगा। डायपोल में हमने क्यू इंटू एल मान ली, वो हमारा पी दिया रहेगा, पी इंटू क्यू इंटू एल लिख लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन है तो दो चीज हमको मिलेगा। अगर हम इसको 90 डिग्री पे ब्रेक करें, इसको हम 90 डिग्री ब्रेक क्या होगा, अगर ये P था हमारा, दिस इज द डायपोल P, इसका दो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को बोलेंगे P cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा P sin थीटा। हम लोग सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर ये P cos थीटा P sin थीटा, इसका मतलब ये लाइन अगर हम यहां से एक्सिस को ड्रॉ करना चाहें, एक्सिस को ड्रॉ करना चाहें तो ये क्या है, पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन आएगा। अब डायरेक्शन भले अलग है बट क्या है, ये पैरेलल टू द लाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखो इसको लिखने का दो तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब एक होता है x, दूसरा होता है y। हमने उसी को थोड़ा सा नया नाम दिया है। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लिखना होगा तो हमको ई नेट निकालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, जो E एट पॉइंट P होगा वेक्टर फॉर्म में, E ऑफ पैरेलल प्लस E ऑफ परपेंडिकुलर। करेक्ट है, ये हमारा मीनिंग। अब देखो हमने वहां पढ़ा था सर KP बाय RQ होता है जनरली किसी पॉइंट पे, एक्सियल पे क्या होगा KP बाय RQ, P क्या था इस तरह दिया हुआ था। तो अगर वो E पैरेलल की बात हो रही थी पहले हमारी, E पैरेलल KP वेक्टर बाय RQ होता है, लेकिन बात यह है सर पैरेलल पैरेलल मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये P मेरा P क्या हो गया, P cos थीटा हो गया, KP cos थीटा बाय RQ। यू कैन चेक इट ऑल द डायरेक्शंस। हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है, बाद में डायरेक्शन चेक करेंगे, पहले हम पैरेलल लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू लिखा रहेगा। तो KP बाय RQ मींस KP cos थीटा बाय RQ। सिमिलरली अगर K परपेंडिकुलर की बात करें तो कैसे कहा था हमने, KP sin थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको RQ, मतलब हमको ये दोनों डाटा आ गया। अब बात है सर ये sin थीटा ये cos थीटा, इसका रिजल्टेंट निकालना जरूरी है क्या, हाँ जरूरी होगा। क्यों, अगर तो वेक्टर दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अगर हम लोग एक्सेल की बात करें यहाँ पे, तो हमने एक्सेल में दो चीज सीखा था। यहाँ पे हमने KP बाय RQ लिखा, बट हमने जो फर्स्ट केस में क्या पढ़ा था 2KP बाय RQ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2KP cos थीटा बाय RQ। क्यों, क्योंकि ये एक्सेल फॉर्म में पैरेलल है तो एक्सेल होता है, जो कि लाइन ज्वाइनिंग के अलाउ होगा वही तो क्या होता है, एक्सेल होता है। तो यहाँ से हमने KP बाय RQ इन जनरल लिखा था, बट एक्चुअली अगर इसकी बात हो तो इसके लिए क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब ये E पैरेलल 2KP बाय RQ की बात हो रही है, और हमने एक्सेल और इक्वेटोरियल तो यही पढ़ा है, तो ये किसके लिए होगा, एक्सेल के लिए, और दिस इज द इक्वेटोरियल। करेक्ट है, दिस इज द एक्सियल, दिस इज द इक्वेटोरियल। तो हम लोग यहां से E परपेंडिकुलर लिख लो, दैट इज द E परपेंडिकुलर KP sin थीटा बाय RQ। सर इतना तो आ गया, बट कहानी क्या है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात होगी। तो मैग्नीट्यूड मतलब E एट P इज इक्वल टू E पैरेलल का स्क्वायर एंड E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। करेक्ट है। अब तो हमारे लिए बहुत सा आसान क्वेश्चन, मैं इधर सॉल्व करके बताता हूं क्या होगा। E of P root under, what is the E parallel, 2KP cos theta, 2KP cos theta by RQ का स्क्वायर प्लस KP sin थीटा by RQ का स्क्वायर। अब देखो हमारा स्टोरी यहां से उतना हमको सोचना नहीं है, मतलब KP by RQ बाहर निकाल सकते, रूट से बाहर, ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है तो निकाल लेंगे। KP by RQ तो बाहर रहेगा, फिर अंदर सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos को बदलना चाहे तो साइन में लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली है हमको लिख सकते हैं ना, क्या लिख लो इसको, चलो ये रिजल्ट के बाद E at P एज ए मैग्नीट्यूड, KP by RQ एज ए फॉर्म ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा KP by RQ रूट अंडर 1 प्लस
3 cos स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब पूछो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है रिजल्ट बताने को। अब देखो बोलेगा सर थीटा तो एंगल ये था, अगर हम लोग बोले सर एक्सियल की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, एक्सियल की बात करी जाए, इसका मतलब अगर ये पॉइंट का कंपोनेंट यहां पे आएगा फर्स्ट केस में, थीटा कितना होगा 0। इसको जब 0 पुट करते 3 cos 0 1, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो 2 के पी बाई आर की बार है। फर्स्ट केस का याद रखेंगे, मैं दोनों को डिस्क्राइब कर देता हूं। हमने जो एक्सियल केस से पढ़ा था, इसका 2 केस होगा, एक्सियल वाले केस में और होगा इक्वेटोरियल वाले केस में। हमको जनरल पॉइंट का रिजल्ट वो आना चाहिए जो रिजल्ट क्या हो दोनों में सेटिस्फाइड करे। तो मैं इस रिजल्ट को वेरीफाई कर देता हूं कि वो रिजल्ट भी इक्वल था। तो बोले सर आपने ये थीटा क्यों लिया, ऐसा क्यों लिया, बट रिवर्स रिजल्ट आना चाहिए ना। चलो अब देखो इसमें एक्सियल में क्या होता था, थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या होगा 0 डिग्री। एक्सियल का मतलब इस पॉइंट पे ना, तो इसका कंपोनेंट यहां लेके आओ तो 0 हो जाएगा। जब इसको 0 पुट करो क्या होगा हमारा E at P इक्वल टू 2kp बाय आर क्यू। देख लेना आंसर मैच कर जाएगा। क्यों, cos 0 1, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, ये वहां से आ जाएगा। सिमिलरली क्या है इक्वेटोरियल के लिए, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। थीटा कितना होगा 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा cos 90 0, तो रूट 1, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू kp बाय आर क्यू। आई होप आपको आपका सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो कि ये ऐसा क्यों आता है। व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम, यू कैन पुट इट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस तीनों इस क्वेश्चन में हमने जितना भी डेरिवेशन देखा ना, हर एक डेरिवेशन क्वेश्चन में आपको तीनों का तीनों रिजल्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन तो एज इट इज आपको ऑप्शन डाल के पूछ लेंगे कौन सा करेक्ट है भाई साहब, एनी जनरल रूल के लिए लिख के बताओ, तो अपन इसको देखते ही बोल देंगे आंसर करेक्ट है। आप 2018 का नीचे क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा था, जस्ट आपको वहां पे थीटा का वैल्यू पुट करना था और आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। वो 2018 का नीट का पेपर था, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंस है कि जनरल फॉर्म में हमने वहां पे क्यों माना था, जनरल पॉइंट पे इक्वेटोरियल क्यों था, फिर एक्सियल क्यों था, फिर हमने एक्सियल क्यों लिया था, फिर हमने किसी जनरल पॉइंट पे क्यों लिया था। तो इस डायपोल का 3 एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिमिलरली इतना एप्लीकेशन पोटेंशियल का आता है, उसको भी देखेंगे। लेकिन सारा का सारा क्या है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन एज इट आपसे पूछ सकते हैं। इवेंचुअली बोर्ड एग्जाम हो, दे कैन गिव फॉर प्रूफ फॉर 5 मार्क्स 4 मार्क्स व्हाटएवर यू वांट, वो आपको दे देंगे। तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और ये जनरल पॉइंट को हमने क्या किया, पब्लिक कर दिया। पब्लिक मतलब है कि हमने इसको एक्सियल में भी प्रूफ करके बता दिया और इक्वेटोरियल बताया कि ये रिजल्ट हमारा पहले भी आया था और यहाँ भी आया था। इसका मतलब ये जो जनरल रूल है किसी भी पॉइंट के लिए हमारे लिए वैलिड है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जितने अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आपको उतना अच्छा लगेगा। इसको पहले आप अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग पोटेंशियल थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चर्चा ऑन पोटेंशियल। इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे। कभी कभी एक क्वेश्चन, बहुत पहले की बात है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। एक क्वेश्चन आया था कि हाँ ऐसा कुछ तो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरह लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरह लग रहा है, ये हमारा ई पैरेलल है, तो वो बोलेगा सर ठीक है लगता तो बात सही है, बट कहीं रिजल्टेंट तो होना चाहिए। रिजल्टेंट हो सकता है कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ई नेट जो बात कर रहे हैं उसकी बात, ये नेट यहाँ करेगा ए पी, करेक्ट है इस पॉइंट पे। ओके पी की चलिए लिख लो ये। तो हमको कभी कभी ये एंगल पूछ लेता, भाई साहब ये एंगल तो बताओ, एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट उस पैरेलल के साथ कितना एंगल बनाएगा और इसके साथ कितना एंगल बनाएगा। तो हमने तो बहुत पहले पढ़ा है, अगर आपको ज्योमेट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपसे बन ही जाएगा। हमने पढ़ा था वहां पे, याद होगा आपको, प्रोजेक्टाइल की कहानी है। अगर इसकी 2 कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी में, एक होता है थीटा, ये होता है v cos थीटा, ये होता है हमारा v sin थीटा। अगर ये इस तरह जा रहा होता है तो हमको पूछता है किसी पॉइंट पे एंगल बताओ। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, ये हमारा vy हुआ। फिर क्या करते थे, एक मान लेते थे tan अल्फा होगा, वो क्या होता था हमारा, आपको याद होगा, दैट इज द vy बाय vx। ये पता है, हम लोग यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकता है आपसे पूछ ले, उसको मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है, तो मान लो वो भी क्या होगा हमारा tan अल्फा। वहां पे क्या था vy, v मतलब e परपेंडिकुलर, यहाँ क्या मानो e पैरेलल, खत्म। ये एंगल होगा, कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द e परपेंडिकुलर, क्या सीखा था, kp sin थीटा बाय r क्यू, यही था हमारा kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यू। व्हाट इज द e पैरेलल, 2kp
cos थीटा बाय आर क्यू। अगर इस कहानी को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है बोलोगे सर, इस के पी के साथ इसको जाना होगा, इस आर से इसको जाना होगा, क्या बच रहा है यहाँ पे, सॉल्व करने के बाद 1/2 tan थीटा आ रहा है, ठीक है। तो एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। एक बार इस रिजल्ट को अच्छे से देख लीजिए, अगर हमको अल्फा निकालना होगा लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये भी हमको पता होना चाहिए, इसको भी आप साथ में ऐड कर ले तो अच्छा रहेगा कि हमको एंगल का भी निकालने पूछ दे कि हाँ भाई इधर तो बताओ कितना होगा एंगल रिजल्टेंट, इससे बनाएगा तो 90 माइनस अल्फा इज दिस एंगल। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमसे क्या पूछा है, वी कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट प्रोसेस अपने को आना चाहिए कि प्रोसेस में क्या सही है, क्या हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, जिस तरह हमने हर एक पॉइंट पे क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसी तरह पोटेंशियल पढ़ेंगे। अब देखो सोचने का दो रीजन है, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते, दो हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीज पढ़ा था हमने, एक तो हमारा एक्सियल पॉइंट था, दूसरा था हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब था सर, कहना ये चाहते हैं दैट इज द एक्सिस का मतलब एक्सियल पॉइंट होता है, करेक्ट है, उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। इसका मतलब क्या कहना है, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में आपने फील्ड बताया मेरे को, तो क्या बताओ, थोड़ा सा पोटेंशियल बताओ। फील्ड में क्या बताया था, देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको लिखने आना चाहिए, जिस तरह हमने फील्ड लिखा था उसी तरह क्या लिखेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे। क्यों, कैरेक्टर पता है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड द पोटेंशियल हम सबको पता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr होता है, हमको ये रिलेशन पता है। इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इनफाइनाइट टू सम पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, बट ड्यू टू दिस डायपोल व्हाट विल हैपन, फर्स्ट चेक इट। चेक करने का मतलब है सर ये पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो मान लेता हूं सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अगर मैं पॉइंट बी मानूं, इसको ए मानूं, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए हमको क्या पता है, के क्यू बाई आर। आपको कहानी पता होगी, के क्यू डिवाइडेड, क्यू का मतलब स्मॉल क्यू दिया हुआ, ये देखेंगे। आर का मतलब क्या है सर, यहां से यहां का डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस आर है, ये एल है, तो बोलोगे सर चलो ये हो गया हमारा आर माइनस एल, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बोलेगा सर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, बट यहाँ पे क्या है, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज बी, ये बी का है। अगर पोटेंशियल एट ए की बात करें तो क्या लिखेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना बहुत रिक्वायरमेंट है, के इनटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस, एल प्लस आर। आ गया। अब बोला नेट, नेट का मतलब क्या होता है भाई, अगर P पे निकालना हो तो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल C ड्यू टू B, यही तो नेट होगा, सिंपल सा लॉजिक है, हमारे लिए बहुत आसान है। अब तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्व भी करना है। व्हाट इज VA, अब बोलोगे सर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से लिख दो तुम, K Q बाय R माइनस L, यहाँ तो माइनस खुद से ही कर दो, K Q बाय L प्लस R, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गेट इट। अगर के क्यू को कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, एल प्लस आर, आर माइनस एल हो गया ये, इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करने के बाद माइनस आर प्लस एल, किसी को लिखूं के क्यू बाय आर माइनस एल प्लस के क्यू बाय एल प्लस आर। क्या कर सकते हम लोग, के क्यू को बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया, दिस इज एल प्लस आर माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस आर, दिस इज प्लस एल, ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, के क्यू इंटू 2L डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तुम बोलोगे सर तुरंत ध्यान देना किस वजह से, पी पे, पी क्या होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस 2L, तो क्यू 2L क्या होगा, पी होगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हमेशा याद रखेंगे एल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, तो यहाँ से कंडीशन क्या कहता है, एक बार नोट कर देते हैं, आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, इसका मतलब एल इज मच मच लेस देन आर, तो एल बाय आर क्या होगा, अप्रॉक्स 0 होगा। कहानी को वही रिपीट करना है 2-3 बार, क्या करना है इसको, के पी व्हाट इज द कॉमन, एल बाय आर, तो हम लोग आर बाहर निकाले, आर स्क्वायर हमने बाहर निकाला, 1 माइनस एल बाय आर का होल स्क्वायर, क्या पता है अपने को, ये 0 होगा तो क्या बचा,
Kp by r square. This is the potential at point P. आप याद भी रख सकते हैं, आप मेरा ये सजेशन है कि आप सिंपल है कि प्रोसेस याद रखें, आपको रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे रिजल्ट है, कितना याद करोगे, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। दिस इज द फर्स्ट वन, बहुत आसान है। एक भी लाइन ऐसा नहीं था जो हमें नहीं आता था, लगता था ये भी आता है वो भी आता है, जस्ट ये है कि प्रोसेस अपना बेटा करेक्ट होना चाहिए। प्रोसेस करेक्ट होगा अपने को सब आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन इक्वेटोरियल लाइन पे करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या, हमारा एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब क्या बताया था हमने, अगर भाई साहब इसको माइनस क्यू रखा है, ये हमारा प्लस क्यू है, यहाँ से यहाँ को हमने एक सेंट्रल पॉइंट लिया है, और पता है इसको सबसिडी डिवाइड करते थे, ये एल, ये भी क्या होगा एल, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वहाँ पे पोटेंशियल बताना है, तो क्या करते थे हम लोग, देखो ये लाइन को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये डिस्टेंस तो चाहिए हमको, वेक्टर रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट हम लोग पुट कर देंगे। चलो फर्स्ट है कि इस पॉइंट पी पे होगा तो इसका डिस्टेंस सबको पता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या होगा, अब कोई बात नहीं है, चलो लिखना शुरू करते हैं। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। इसका मतलब पोटेंशियल एट पी की बात करें सर, कहना क्या है कि बी ए प्लस बी भी होना चाहिए। 2 पॉइंट चार्ज है भाई साहब, करेक्ट है। के क्यू बाई आर लिखना शुरू करो, के माइनस क्यू बाई आर क्या इतने, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलो प्लस दिस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर। जब देखते तो लगता है ये दोनों तो इक्वल है, जीरो। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो बेटर याद रखेंगे, वैसे सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है। Due to this dipole at the point of equatorial not any potential, क्या होता है वो, आप किसी भी पॉइंट पे डाइपोल में चले जाओगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, हर एक पॉइंट पे उसका क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। हमारे लिए सबसे आसान बात है, तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू, तो वैल्यू निकाला कितना आसान है, माइनस के क्यू बाई आर, माइनस के क्यू बाई आर कैंसिल आउट, ये वैल्यू उसको एक्स मान लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितना सा आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बड़े काम का चीज, तो ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको लिख लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका थर्ड केस देखते हैं, जनरल पॉइंट का। फिर से प्रूफ करके बताएंगे जनरल पॉइंट पे कैसे करेक्ट है। अगर फर्स्ट पॉइंट पे आया था जो हमारा वैल्यू था Kp बाई आर स्क्वायर, सेकंड पॉइंट पे जीरो आया है जो कि एक्सियल पे Kp बाई आर स्क्वायर, एक्सियल और इसमें इक्वेटोरियल पे जीरो, तो जो थर्ड केस होगा जनरल केस, वो केस फिर से सेटिस्फाइड करेगा, इसका वैल्यू ये ही होगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम लोग थर्ड केस देखते हैं। अब देखो, ये तो हमको पता ही है, इसका डिस्टेंस एल होगा, पी इंटू क्यू एल होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमको पता है ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है। जनरल पॉइंट पी पे पूछा था, हमने क्या बोला था, जिस तरह वहां पे होता था ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर, तो हमको पता होना चाहिए दिस इज द टू पार्ट्स, भी परपेंडिकुलर एंड भी पैरेलल। लेकिन वहां पे क्या था, पी कॉस थीटा, तो भी पैरेलल हमने क्या सीखा था, अभी देखेंगे, भी पैरेलल इज इक्वल टू क्या था, के पी, अब पी क्या है, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और भी परपेंडिकुलर कितना था हमारा, जीरो। अभी तो सॉल्व किया हमने, जब भी परपेंडिकुलर जीरो हो गया, ये हमारा कॉस थीटा है, ये हमारा साइन थीटा, इसका तो कुछ लेने देना है नहीं, क्योंकि हमने बोला था कि उस इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, अगर हमने इसको पैरेलल माना है, इसको परपेंडिकुलर माना है, यहाँ रखो, सब क्या होगा, जीरो। इसका मतलब बात ये है कि भी एट पॉइंट पी, भी पैरेलल प्लस भी परपेंडिकुलर होगा, ये तो वैल्यू इसका जीरो हो गया, तो क्या होगा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बोलोगे सर थोड़ा चेक करके बताया जाए, फर्स्ट केस में कॉस थीटा का वैल्यू जीरो करते हैं तो कॉस जीरो 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू जीरो। उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वीपी इज इक्वल टू केपी बाय आर स्क्वायर। हमारे लिए कुछ नया नहीं है कहना, जो कि पहले केस में आया था, जो कि क्या था, एक्सियल था। सेकेंड केस में थीटा का वैल्यू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, जब थीटा इक्वल 90 कितना होगा, वीपी इज इक्वल टू जीरो। वो क्या था हमारा, इक्वेटोरियल।
ये क्या हमारा इक्वेटोरियल आ गया रिजल्ट। तो ये हमारे काम का पोटेंशियल। थोड़ा इसमें मैं कलाकारी करता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, सॉरी दो वेक्टर डॉट स्केलर होता है, वीपी इज स्केलर क्वांटिटी। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है, ये दोनों केस वहां पे आया था। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, देखेंगे VP इज इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर हमारा प्रॉब्लम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं, R से डिवाइड कर दूं, बोलोगे नहीं सर कोई बात नहीं है। इसका मतलब कि PR cos थीटा इज इक्वल टू R क्यों होता है, करेक्ट है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है सर, करने का मतलब क्या है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, डाइपोल भी वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, आर भी वेक्टर फॉर्म में दिया, तब क्या करेंगे सर, इसमें वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालना, फिर कॉस थीटा बहुत मुश्किल है ना, थीटा नहीं पता रहेगा अपने को थीटा नहीं पता रहेगा, ये थीटा नहीं दिया, ये तो थीटा पता रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे, अगर थीटा नहीं तो क्या कर सकते। अब एक रिजल्ट देखना यहाँ से, आपको हमने क्या पढ़ाया था, जब भी हम लोग ए डॉट बी की बात करते हैं तो क्या होता है, वो ए बी कॉस थीटा होगा। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं P डॉट आर इजकल टू पी आर कॉस थीटा। आपको पॉइंट समझ में आ गया। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं सर आप कि P डॉट आर डिवाइडेड बाय आर क्यू VP, जब हमको थीटा नहीं दिया रहेगा, जनरल फॉर्म में थीटा नहीं पता रहेगा, P भी रहेगा वेक्टर फॉर्म में, R भी रहेगा वेक्टर फॉर्म में, तो हमको सबसे बेस्ट क्या है, इस फॉर्म को अप्लाई करना। तो आई होप आप हर इस पॉइंट के एस्पेक्ट को समझ रहे होंगे। हमने कैसे अप्लाई किया पोटेंशियल, पोटेंशियल बहुत आसान होता है, आपको अगर छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आना होगा तो आपसे पूछ लेंगे। और जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ वैल्यूज थे, उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल थोड़ा आसान है। तो पहले क्या कीजिए, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं। हमने क्या किया, मेनली से दो चीज डिस्कस करी। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था हमने डायपोल के बारे में। हमें थोड़ा सा क्विक समरी आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट 2 मिनट लेंगे हम लोग आपका। फर्स्ट बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, जब भी दो अल्टरनेट चार्ज, अल्टरनेट मतलब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, माइनस और प्लस क्यू को एक साथ रखते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे, किसी सेपरेशन पे, तो वो जो फेनोमेनन कंडक्ट होता है उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल उसको बोलते हैं, उसका एक मैथमेटिकल पार्ट होता था, वो उसको हम लोग डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी था। उसको बताया था जब टू अल्टरनेटिव चार्ज दैट मींस इक्वल मैग्नीट्यूड, वन इज माइनस वन इज प्लस, इज सेपरेटेड एट अ वेरी डिस्टेंस l, उसको अगर प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं q इनटू उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। हमने बताया था कि ऑलवेज माइनस से प्लस जाता है, हमने ऑलरेडी लिखा डायरेक्शन कहां होता है डायपोल मोमेंट का, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज होता है। वो जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इसका यूनिट हमने बताया था Q इंटू एल का मतलब होता है, Q का यूनिट होता है कूलम, L का यूनिट होता है मीटर, तो उसको कूलम मीटर बोलते हैं। और जनरली हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात करी थी डाइव, वन डाइव का रिलेशन हमने 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर को डिस्कस किया था। क्योंकि अगर कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में डाइव में दिया है तो यू कैन इजिली कन्वर्ट इनटू मीटर, करेक्ट है। डाइव दिया होगा तो डरना मत कि ये कैसे आ गया। फिर हमने उस पर क्वेश्चंस करे, उस क्वेश्चन में देखा था कि हमको ऑलवेज क्वेश्चन में कंसंट्रेट करना है कि डायपोल मोमेंट वहीं पे निकालेंगे जहां पे दो पेयर ऑफ चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट होगा। एक क्वेश्चन को हमने -3q करके बताया कि अगर 3q और -3q और q का कोई डायपोल मोमेंट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायपोल मोमेंट को फॉलो नहीं करता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में गलतियां हमसे हो जाती है। सोचते हैं हम कि अगर दो चार्ज है, एक -3q ही क्यों ना हो, दूसरा क्यों नहीं हो, तो हम लोग वहां पे अप्लाई कर देते हैं, बट वो रॉन्ग कंसेप्ट था जो हमने वहां पे डिस्कस किया था। फिर हमने क्या बताया, उस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी नजर आए तो आप क्या करेंगे, जस्ट सेपरेट देम एज ए पेयर। हमने एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर बनाया, तीसरा पेयर बनाया, सबका डायपोल पर्सनली लिखा, फिर वहां से हमने वेक्टर अप्लाई करके एक रिजल्टेंट लिखा था, ठीक है। फिर हमने एक दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बताया था, जो मेंस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो किसी शेप को बेंड करके सेमी सर्कुलर बनाया, फिर किसी को आर्क बनाया, फिर उसका डायपोल पूछा, उस क्वेश्चन को डील किया था, ठीक है। फिर हमने लास्टली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 पॉइंट्स, फर्स्ट एट द एक्सियल पॉइंट, सेकंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब पैरेलल टू द कॉम्बिनेशंस, जो भी माइनस और प्लस के कॉम्बिनेशन के पैरेलल होता है, या उसी
लाइन पे होता है। फिर हमने इक्वेटेड मतलब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी लाइन पे निकाला, फिर एक जनरल पॉइंट बताया। इसका तीनों का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए पॉइंट ऑफ बोर्ड एंड ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, करेक्ट है। फिर हमने यहाँ पे क्या करी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया, सेम फॉर 3 पॉइंट। तो आई होप आपको डायपोल का जो बेसिक आर्गुमेंट्स होते हैं, दिस इज द फंडामेंटल एप्लीकेशन ऑफ डायपोल। ये कितना है, सारा का सारा फंडामेंटल एप्लीकेशन ऑफ डायपोल था, और डायपोल को कैसे क्वेश्चन में कनेक्ट करते हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने दो तरीके से डील किया। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के, दूसरे हमने पोटेंशियल के फॉर्म में। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का रहेगा। अगले दिन जब हम आएंगे तो उस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस डायपोल का थोड़ा सा वास्ट एप्लीकेशन देखेंगे इन सेंस ऑफ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप कंडीशन। सो आज तक के लिए, आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।